हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू सामंत। यूजी सेमेस्टर 6 के पेपर 13 के अंतर्गत आज हम उदारवाद के प्रकार पर चर्चा करेंगे, साथ ही उसके विशेषताओं एवं आलोचनाओं को देखेंगे। उदारवाद के प्रकार। उदारवाद के मुख्यतः दो प्रकार है, जिसमें पहला है परंपरागत उदारवाद, जिसको नकारात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आधुनिक यानी सकारात्मक उदारवाद। तो हम देखते हैं परंपरागत उदारवाद को। 16वीं शताब्दी में उदारवाद का जो प्रारंभिक स्वरूप आया है उसे ही हम परंपरागत उदारवाद कहते हैं। तो उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किसकी रचनाओं में हो रही है? लॉक की रचनाओं में होती है, जिसे हम उदारवाद के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो लॉक ने अपने रचनाओं में कहा है कि राज्य की भूमिका व्यक्ति के जीवन में कम से कम होनी चाहिए, यानी कि राज्य कहीं ना कहीं किस पर निर्भर होना चाहिए? व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि लॉक व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दे रहा है राज्य की अपेक्षा। वो मानता है कि जैसे व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, वैसे ही अभी सामाजिक राजनीति में भी व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो या संपत्ति अर्जन का अधिकार आदि। तो उदारवाद के विचारकों में हम एडम स्मिथ, थॉमस पेन, रिकार्डो, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू विचारकों द्वारा को देखते हैं, जिसने उदारवाद के विकास में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई है। तो इन विचारकों द्वारा व्यक्ति के जो विवेकशीलता, तर्कशीलता, स्वतंत्रता तथा राज्य की अहस्तक्षेप नीति की वकालत की गई, यानी इसका समर्थन किया गया है। वो मानते हैं कि व्यक्ति की जो तर्कशीलता, विवेकशीलता, स्वतंत्रता है वो अधिक से अधिक रहनी चाहिए, और इन सब में क्या हो रहा है? राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद पर जोर देता है, जो कि एक नकारात्मक चरित्र प्रस्तुत करता है। अगर हम परंपरागत उदारवाद के दृष्टिकोण की बात करें तो इनका कहना है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यानी कि स्वतंत्रता के द्वारा क्या हो रहा है? बंधन जो है वो कम हो सकते हैं। तो जितना अधिक स्वतंत्र किया जाए उतना अच्छा है। तो राज्य को इस तरह वो एक आवश्यक बुराई के रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब कि राज्य को एक बुराई के रूप में देखता है कि वो एक व्यक्ति के विकास में क्या है? बाधक है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि राज्य की भूमिका कम से कम हो। तो इस तरह हम जान रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन करता है। और परंपरागत उदारवाद के उदय का कहीं ना कहीं कारण कौन रहा है? एक औद्योगिक क्रांति भी रहा है। तो इस तरह वे संपत्ति को, अर्जन को स्वतंत्रता देते हैं, और मुक्त व्यापार को भी वो समर्थन देने की बात करते हैं। परंपरागत उदारवाद की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है व्यक्तिवाद उदारवाद का आधार है, यानी व्यक्तिवाद को परंपरागत उदारवाद का आधार माना गया है। जैसा हम जान रहे हैं, यूरोप में मध्यकालीन समय में क्या हो रहा था? पुनर्जागरण और सुधारवादी आंदोलन हुए थे। तो इन्हीं आंदोलन के फलस्वरूप क्या हो रहा था कि मनुष्य जो कई कई बंधनों से जकड़ा हुआ था, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता हो या सांस्कृतिक बंधन हो, धार्मिक बंधन हो या सांस्कृतिक बंधन है, तो उससे क्या हुआ था? उन्हें मुक्ति मिल गई थी। तो इन्हीं मुक्ति मिलने के फलस्वरूप क्या हम देख रहे हैं? व्यक्तियों में आध्यात्मिक स्वतंत्रता, इच्छा, समानता आदि में विश्वास बढ़ जाता है। वहीं जो प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को प्राप्त थे, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार आदि में क्या हो रहा है? विश्वास किया जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उदारवाद का आधार क्या है? व्यक्तिवाद है। दूसरा है जॉन लॉक का दर्शन। क्योंकि हम जान रहे हैं जॉन लॉक क्या है? उदारवाद दर्शन के एक जनक के रूप में प्रस्तुत हुए किए गए हैं, जो इस बात पर बल दे रहे हैं कि सरकार जनता की सहमति पर ही निर्भर करती है, और राज्य से ज़्यादा क्या हो रहा है? वो व्यक्ति को ही महत्व दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का निर्माण हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये जनता द्वारा ही हो रहा है। तो इस तरह मानता है कि रूसो यह मान रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य के अधिकार उन्हें प्राप्त थे, वे राजनीतिक समाज में भी क्या हो रहा है? अधिक से अधिक प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार रूसो द्वारा व्यक्ति के पक्ष में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की बात की गई है। तीसरा पॉइंट है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। परंपरागत उदारवाद द्वारा राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना गया है, जिसका निर्माण कौन कर रहा है? मनुष्य अपने हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करता है। तो इस तरह मनुष्य एक साध्य है और राज्य को एक साधन समझा गया है।
फोर्थ पॉइंट है मुक्त व्यापार का समर्थन। तो परंपरागत उदारवाद का उदय ही कहाँ हो रहा है? औद्योगिक क्रांति द्वारा हो रहा है। तो इस तरह वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है और जिस वजह से जो भी आर्थिक क्षेत्र है उसको पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया है। तो इसी के अंतर्गत क्या हो रहा है? परंपरागत उदारवाद द्वारा मुक्त व्यापार का समर्थन किया गया है। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इसमें राज्य की भूमिका बिल्कुल ही न्यूनतम है। तो इस तरह परंपरागत उदारवाद पूंजी वर्ग का एक आर्थिक दर्शन प्रस्तुत करता है। अब हम परंपरागत उदारवाद की कुछ आलोचनाओं को देखते हैं, जिसमें पहला है खुले समाजवाद की वकालत, यानी खुले समाजवाद का समर्थन। तो परंपरागत उदारवाद द्वारा क्या हो रहा है? यहाँ पर खुले समाजवाद का समर्थन किया जा रहा है, यानी कि समाज में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपने आधार पर अपना मनमाना तरीका से वो क्या हो सकता है? अपना जीवन बसर कर सकता है और व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में किसी भी तरह का क्या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि व्यक्ति पूर्ण तरह क्या हो जा रहा है? वो स्वतंत्र हो जा रहा है। तो इस आधार पर परंपरागत उदारवाद की हम लोग आलोचना करते हैं। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक आधार पर आलोचना। परंपरागत उदारवाद की राजनीतिक आधार पर आलोचना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हम देखते हैं कि परंपरागत उदारवाद राज्य को एक कृत्रिम संस्था मान रहा है और उसके जो अधिकार है उसको वो सीमित कर देता है। तो यहाँ राज्य की भूमिका बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो जब उसकी भूमिका कम हो जा रही है तो क्या हो रहा है? जो जन कल्याण वाले कार्य होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं संभव हो पाते हैं, बाधक बन जाते हैं। तो इसलिए राजनीतिक आधार पर भी परंपरागत उदारवाद की आलोचना की जाती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पर भी हम परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इसका मुख्य क्षेत्र ही क्या हो रहा है? आर्थिक क्षेत्र आ जा रहा है, जहाँ यह उदारवाद पूरी तरह से आर्थिक क्षेत्र को स्वतंत्र कर देता है, यानी कि जो चाहे जितना संपत्ति को अर्जित कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज दो वर्गों में विभाजित हो जा रहा है। एक वर्ग ऐसा हो रहा है कि वो संपत्ति को अर्जित किया करते जा रहा है और दूसरा वर्ग क्या हो रहा है? वो इसमें थोड़ा संघर्ष करता है। तो हम देख पाते हैं कि परंपरागत उदारवाद क्या हो रहा है? पूंजीपति वर्ग के लोगों के हित में कार्य करता है और व्यापक जनता के हित में कार्य वो नहीं कर पा रहा है। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक संदर्भ में आलोचना। तो हम परंपरागत उदारवाद को देख रहे हैं, वो सांस्कृतिक आधार पर भी क्या हो रहा है? इसकी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र में जो ये नकारात्मक उदारवाद है वो नैतिकता और अनैतिकता में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं कर रहा है। तो व्यक्ति चाहे अपनी मर्जी से जैसा भी रह रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसके रहने से समाज में क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, किसको परेशानी हो रही है, ये सब वो नहीं देख रहा है। यह किसी एक वर्ग द्वारा क्या हो रहा है? संपत्ति ज़्यादा अर्जित कर रही है, जिससे कि समाज का दूसरा वर्ग शोषित हो रहा है। तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? सांस्कृतिक संदर्भ में ये बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल ही इस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस आधार पर भी क्या हो रहा है? इसकी आलोचना की जा रही है, जो सामाजिक हित के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। आधुनिक यानी सकारात्मक उदारवाद। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों द्वारा परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का विरोध किया। तो इसका विरोध वो क्यों करते हैं? क्योंकि परंपरागत उदारवाद है वो व्यक्तिवाद और पूंजीवाद पर ही बल देता है, जिसके अंतर्गत वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और संपत्ति अर्जन की बात करता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो संपत्ति के अर्जन से क्या होता है कि एक पूंजीपति वर्ग का विकास होते जाता है और वो समाज में शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो समाज का जो दूसरा वर्ग हो जाता है, मजदूर वर्ग और जो जनता हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? उसका वो लोग शोषण करते हैं। तो इसी के विरोध में कार्ल मार्क्स इस दर्शन का विरोध करता है और आंदोलन की बात करता है। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों में बहुत सारे बदलाव उत्पन्न होते हैं
और उदारवाद में भी क्या हो रहा है, व्यापक संशोधन होते हैं, जिसके फलस्वरूप नकारात्मक उदारवाद का स्थान सकारात्मक उदारवाद ले लेता है। तो हम सकारात्मक के वाद के अंतर्गत जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉब्सहाउस, रीचे तथा लॉस्की जैसे विचारकों को देखते हैं जो सकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो सकारात्मक उदारवाद द्वारा राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में नहीं देखता है। यहाँ से राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हम जान रहे हैं कि परंपरागत उदारवाद में राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देख रहा था और राज्य को सीमित कर देता है, यानी उसका कार्य क्षेत्र, उसकी भूमिका बहुत कम होती है। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है जो समाज के हितों के विकास के लिए एक कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य करता है और नागरिकों के नैतिक व बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आधुनिक उदारवाद की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है राज्य को लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखता है। आधुनिक उदारवाद राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में देखता है। तो इस अर्थ में राज्य का कार्य केवल राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना नहीं रह गया है, बल्कि व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना तथा साथ ही सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना भी हो गया है। दूसरा है मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक। सकारात्मक उदारवाद यानी आधुनिक उदारवाद मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अमल करने लग गया है। अब जिसका उद्देश्य मुट्ठी भर लोगों की जगह सामूहिक हित की प्राप्ति हो गई है, यानी अब पूरे समाज को वो देखने लग गया है। वह पूंजीपति पर कर लगा करके उसे नियंत्रित करता है और समाज की अर्थव्यवस्था में अपना भूमिका को निश्चित करता है। थर्ड पॉइंट है सुधारवादी तथा शांतिपूर्ण परिवर्तनों में विश्वास। आधुनिक उदारवाद परंपरागत उदारवाद की अपेक्षा सुधारवादी एवं शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास करता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों समूहों का सहयोग की वो मांग करता है और सामाजिक परिवर्तन कार्य में राज्य द्वारा संपन्न जो भूमिका है, जैसे सामाजिक नीति, विधि निर्माण, नई कर प्रणाली एवं अमीर गरीब के अंतरों को वो कम करने का कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक हित की पूर्ति हेतु सकारात्मक साधन। आधुनिक उदारवाद राज्य के अस्तित्व को सामाजिक हित की पूर्ति हेतु सकारात्मक साधन मानता है, जो विभिन्न विरोधी हितों के संघर्ष को कम से कम बल द्वारा समाप्त कर सके और सांप्रदायिक और वर्ग हितों के मध्य समान हित संबंध स्थापित कर सके। तो इस प्रकार जो आधुनिक उदारवाद है वो राजनीतिक संस्कृति को कायम करना चाहता है। सकारात्मक उदारवाद की कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है वर्जुआ वर्ग का दर्शन। तो सकारात्मक उदारवाद में हम वर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के दर्शन को देख पाते हैं, भले ही उसका स्वरूप सकारात्मक हो या नकारात्मक। मगर राज्य आर्थिक नियंत्रण की बात करते हुए कर प्रणाली की व्यवस्था करता है, लेकिन इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी स्वामित्व को खत्म करना नहीं होता है। तो इस प्रकार यह पूंजीवाद व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। दूसरा है शक्तिशाली राज्य की स्थापना पर बल, यानी आधुनिक उदारवाद शक्तिशाली राज्य की स्थापना पर बल देता है। यह राज्य के महत्व व उसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए राज्य की शक्तियों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करता है, जिससे राज्य, समाज एवं व्यक्ति के अधिकारों पर कुछ हद तक अतिक्रमण राज्य द्वारा हो जाता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक न्याय भ्रामकपूर्ण। तो इस आधार पर सामाजिक न्याय भ्रामकपूर्ण है, इस आधार पर इसकी आलोचना होती है, क्योंकि इस जो आधुनिक उदारवाद है वो आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में असमानता को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जहाँ सामाजिक स्तर में आश्रय, रोजगार व भोजन जैसे सार्वभौमिक अधिकारों की आवश्यकता महसूस की जाती है, वहीं इस उदारवाद द्वारा क्या हो रहा है, निजी संपत्ति, धन अर्जन को असीमित
संचय करने की वो अनुमति दे देता है। तो इस प्रकार सामाजिक न्याय एक हम कह सकते हैं कि भ्रामक पूर्ण है। फोर्थ पॉइंट है स्वतंत्रता संबंधी परिस्थितियां राज्य पर छोड़ता है। आधुनिक उदारवाद द्वारा स्वतंत्रता संबंधी राज्य पर छोड़े जाने की यहाँ आलोचना की जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन व प्राइवेट प्रॉपर्टी के रहते स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो निम्न आधारों पर हम देखते हैं कि आधुनिक उदारवाद की आलोचना की जाती है। धन्यवाद।